हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अगर जली विलयन लिया जाता है तो वहां पे आपको क्या प्राप्त होगा। सपोज करो यहाँ पे आपके पास ये इस प्रकार का एक बीकर है। इस बीकर के अंदर यहाँ पे आप क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि SO2 होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, जली विलयन को लेते हैं। क्या है जली विलयन, अर्थात SO2 को अगर वाटर के साथ में मिक्स करके एक बीकर में रखा जाए, फिर अगर इसको चेक किया जाए किसी भी इंडिकेटर से या कोई भी आपका जो सूचक है जो कि बताता है कि ये आपका विलयन जो अम्ल है क्षार, तो यहाँ पे आपको कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसमें अगर हम देखा जाए कि जो हमारा सल्फर होता है, यहाँ पे सपोज करो सल्फर, ये सल्फर कैसा होता है, आपका एक आधातु होता है। और जितनी भी आधातुएं होती हैं लगभग अगर उनके ऑक्साइड बनाए जाते हैं तो वो सभी ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन A को अम्लीय होता है। इसलिए ऑप्शंस पे बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं जिसमें कहा गया है यदि एक विलयन का pH मान है अर्थात 3 दिया गया है तो विलयन कैसा होगा। अब मान लो आपके पास कोई भी विलयन होगा, इस प्रकार से अगर बीकर में आपने कोई विलयन रखा होगा, यहाँ पे इसके अंदर ये क्या है, आपका विलयन फिल किया गया अर्थात भरा हुआ रखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप इसका pH मान चेक करते हैं तो pH मान यहाँ पे आपको 3 प्राप्त होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो pH मान होता है 7 से जितना भी कम होता है वो क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं। इससे जितने भी ज्यादा होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो ये 7 से कम है, इसलिए यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे बात करते हैं जो कि दिया गया है एक विलयन का, ये है सेम वही क्वेश्चन मिस टाइप हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है जिसमें कहा गया कि अम्लीय वर्षा का जल संभावित pH कितना होता है। अर्थात रेन एसिड जो होती है, ये रेन एसिड एक्चुअल में उस समय होती है जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एक विलेज इस प्रकार से है, यहाँ पे ये आपका है क्लाउड बना हुआ है, ठीक, ये क्लाउड है। और काफी दिनों से जब बारिश नहीं होती है तो जो यहाँ से हमारे ऑक्सीजन होती है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये सभी चीजें क्या धीरे धीरे ऊपर जाके वहां पे क्लाउड में क्या होती है, कलेक्ट होती रहती है और इकट्ठा होती रहती हैं। और हमने बात किया था कि जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो इस प्रकार से ऊपर ये सभी चीजें इकट्ठा होती रहती हैं और जैसे बारिश होती है तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह के जलीय विलयन बन जाते हैं, जिस कारण से उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसीलिए उस बारिश को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा या रेन, और जो है यहाँ पे रेन बारिश कहते हैं। तो ये जो होती है यहाँ पे अम्लीय रेन होती है, इसमें क्या होता है, आपके कुछ अम्ल के गुण पाए जाते हैं और ये काफी नुकसानदायक भी होता है। अगर आप फर्स्ट बारिश में जाते हैं तो हो सकता है अगर आप नहा लेते हैं, भीग जाते हैं, तो आपके शरीर पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, छोटे छोटे दाने टाइप से पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर pH की मान की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि pH मान जो हमारा होता है, चाहे आपका वो अम्ल हो या क्षार, अगर ये 7 से कम होगा तो आपका अम्ल होगा, अगर 7 से ज्यादा होगा तो आपका क्षार होगा। तो यहाँ पे pH में अगर आप देखेंगे तो pH मान कितना है, देखो ये 7 से ज्यादा होगा ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी 7 से ज्यादा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही 7 के आसपास है, तो इसलिए इसको हम इनकरेक्ट मान लेते हैं। ये वाला हमारा 5.2 वाला ज्यादा सही है, क्योंकि वहां पे एसिड ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे pH मान उसका थोड़ा सा कम होगा। अर्थात यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में रेन एसिड होगा, इसलिए ये होगा। क्योंकि अगर 6.3 वाला लेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपका बहुत कम होगा, तो इससे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है आपका रेन एसिड, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। अर्थात बेकिंग सोडा जो होता है अगर उसको गर्म किया जाए, पहले तो यहाँ पे बेकिंग सोडा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो उस पर मैंने डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बना दिया जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बेकिंग सोडा को जब भी गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको प्राप्त होती है। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो डिटेल से बनाया है, वो आप प्लीज आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। देखो अम्ल और क्षारक, तो जो क्षारक को अगर आप किसी भी हल्दी पाउडर के साथ में मिक्स करेंगे तो वहां पे उसका रंग कैसा होगा। जैसे कि सपोज करो आपके पास यहाँ पे कोई ये एक इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे हल्दी के लिए यहाँ पे आपने हल्दी को क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे आप मान लो सपोज करो हल्दी को रख दिया गया है, ठीक। ये हल्दी, इसमें हल्दी पाउडर यहाँ पे हम इसको रखा हुआ मान लेते हैं, ठीक। अब ये हल्दी पाउडर है, अब इसमें हल्दी पाउडर में आपको क्या करना है, ये हल्दी पाउडर आपका हो जाएगा। हल्दी पाउडर में अगर आप कोई भी यहाँ पे क्षारक डालते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे आपने क्या कोई भी क्षारक मिला दिया, ठीक। वो क्षारक जैसे मिलाते हैं तो यहाँ पे इसका कलर कैसा होगा ये ध्यान रखना है, क्योंकि येलो कलर का तो पहले होता है हमारा हल्दी कलर, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पे कैसा बन जाता है आपका जो है ये भूरा लाल बन जाता है। और ये भूरा लाल बनता है तो ये संकेत करता है कि अब यहाँ पे हल्दी पाउडर के साथ में कोई क्षार मिलाया गया। ये आप चाहे तो घर में कर भी सकते हैं, जैसे कि आपने काफी जगह देखा हो कि हल्दी पाउडर को जब साबुन के साथ मिक्स कराते हैं तो वहां पे भी उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हमारा साबुन होता है वो उसके अंदर पोटेशियम या अर्थात तो हाइड्रोक्साइड के अणु पाए जाते हैं, वहां पे आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो हमारे क्षारक होते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि जब भी कभी आपका हल्दी पाउडर के साथ में कोई भी साबुन मिक्स किया जाता है, जैसे कि आप कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट मिक्स कर सकते हैं, तो वहां पे आपको ये कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप घरों के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 7 नंबर पे, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 2014, 15, 16, 22, 23 के अंदर पूछा जा चुका है, और इस पे डिटेल से वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पे इसके कुछ नाम दिए गए, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारा धावन सोडा होता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है उसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है। ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मीठे सोडे या खाने के सोडा, क्योंकि देखो 2 प्रकार का सोडा होता है, एक धावन सोडा जिससे हम कपड़ा धोते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम में 2 प्रकार के सोडा पूछे जाते हैं। एक जो होता है हमारा धावन सोडा, जो कि अभी हमने देखा था धावन सोडा। धावन सोडा को हम क्या यहाँ पे वॉशिंग पाउडर भी कह सकते हैं। तो ये धावन सोडा होता है। दूसरा होता है मीठा सोडा या खाने का सोडा, ठीक, खाने वाला सोडा। तो यहाँ पे 2 प्रकार के हमारे पास सोडा होते हैं। तो यहाँ पे धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा का अगर हम फार्मूला की बात करें, जो कि हमारा होता है सोडियम Na2CO3, ये फार्मूला होता है। वहीं पे जो खाने का सोडिया होता है उसका फार्मूला होता है NaHCO3, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये खाने का सोडा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सी वाला करेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। अर्थात जब जिंक का चूर्ण है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं। पहले सपोज करो यहाँ पे ये आपके पास कोई बाउल रखा है, इस बाउल के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर जिंक का कुछ आपने चूर्ण यहाँ पे रख दिया, ठीक है। क्या इसके अंदर ये जिंक का यहाँ पे चूर्ण रखा है। अब इसमें तन सल्फ्यूरिक यहाँ पे है, क्या ये जिंक है, ठीक, जिंक पाउडर लिया। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, मिक्स करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे आप मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हमारा H2SO4 है, तनु सल्फ्यूरिक अर्थात कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रकार से बुलबुले या किसी टाइप से गैस यहाँ पे थोड़ी सी आपको निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये गैस जो आपके यहाँ पे निकलती है ये H2 गैस होती है। ये कैसे गैस बनती है, इसकी रिएक्शंस पे बात करें, जैसे कि मान लो जिंक को जब भी H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, प्लस यहाँ पे H2 गैस निकल जाती है। तो यहाँ पे H2 गैस आपको दिखाई देगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाता है। वहीं पे हम एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। अर्थात यहाँ पे आपको कॉलम को आपस में मैच करना है। मैच करने में देखो ये पहला कास्टिक सोडा है, मूर्ति का निर्माण है, सोडियम वगैरह। तो जब भी कभी आपके इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। जो चीजें पहले मालूम है उनको पहले आप मैच कर लेना। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है, कास्टिक सोडा दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के विषय में हम लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ में आएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात किया तो ये हम जानते हैं कि ये कीटाणुनाशक होता है। तो ये वाला फर्स्ट वाला अब इसके साथ हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे डी वाला जो आपका, पहले यहाँ पे आपको लिखना है
बी सी डी, इस प्रकार से। तो डी वाला आप देख रहे हैं किसके साथ में चला जा रहा है, थर्ड के साथ में चला जाता है, इसको ये तो हमारा करेक्ट है कंफर्म। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पे। सोडियम बाइकार्बोनेट पे हम जानते हैं कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है इसको हम क्या करते हैं प्रतिअम्ल, मृत्यु या साबुन निर्माण में। तो यहाँ पे मूर्ति निर्माण में तो इसको हम करते नहीं, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। कास्टिक सोडा का जो होता है निर्माण, इसको भी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो बहुत नीक के सुना होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे मैच कर सकते हैं, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका मूर्ति निर्माण में होता है। किसमें निर्माण में होता है, ये मूर्ति निर्माण में होता है। तो अर्थात यहाँ पे ए वाला आपका किसके साथ में चला जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड के साथ में चला जाता है। अब अगर यहाँ पे आपके दो करेक्ट हो जाते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे तो देखेंगे ए वाला केवल यहाँ पे आपका इस वाले ऑप्शन में जाता है, यहाँ वाले इसमें तो जाता ही नहीं। ए फर्स्ट के साथ, इसमें भी फर्स्ट के साथ में नहीं, इसके भी फर्स्ट के साथ में नहीं। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक ही बचता है जहां पे ए सेकंड के साथ में जाता है, वहीं पे लेकिन मैंने डी भी देखा था थर्ड के था, तो डी भी देखो यहाँ पे थर्ड के साथ में जाता है। तो यहाँ पे इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने केवल दो ही ऑप्शन को आपस में मैच किया है, मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर निकल आया। अब इसमें बचता है जो यहाँ पे कास्टिक पोटास होता था, कास्टिक सोडा, इसको हम क्या साबुन बनाने में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का पूरा जो हम प्रति अम्ल के रूप में करते हैं। आपने देखा होगा जो हम एसिड वगैरह अचार वगैरह बनाते हैं तो वहां पे हम एक सोडियम बाइकार्बोनेट का पैकेट लाते हैं, उस पैकेट को हम उस अचार में डालते हैं जिससे हमारा अचार काफी लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्लास्टर ऑफ पेरिस पे मैंने डिटेल से वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस पे अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है हमारा वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये वाला फार्मूला। और ये 2023-24 के अंदर पूछा भी जा चुका है, इसलिए यहाँ पे आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि शून्य पीएच वाला विलेन होता है। देखो जिसका शून्य पीएच मान होगा वो विलेन कैसा होगा, तो अम्लीय तो हो नहीं सकता क्योंकि अम्ल का विलेन जो होता है वो 0 से इधर होगा। लेकिन सॉरी एक सेकंड में यहाँ पे आपको चार्ट ही बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सी बना जाओ। इधर ये आपके क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं, क्या होंगे, क्षार होंगे। इधर क्या होंगे, अम्ल होंगे। तो यहाँ पे ये वाला आपका उदासीन पॉइंट होता है, इसको न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं, न्यूट्रल यहाँ पे आपका। तो इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो इधर क्या होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 0। तो इधर होगा तो ये अम्ल होगा। तो इसलिए अम्ल वो पदार्थ होगा जिसका पीएच मान 0 होगा। तो आज यहाँ पे तक हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त क्या होता है। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इस पे मैंने डिटेल से काफी वीडियो बना दिए हैं और काफी क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप से कवर किए, जैसे कि उदासीनीकरण क्या होता, तो उसी प्रकार से उदासीनीकरण ही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझने की बात करें, जैसे कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे HCl हमने ले लिया, उसके बाद हमने क्या करते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है, अम्ल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, अम्ल क्षार। ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस का यहाँ पे H2 बनेगा। इसलिए यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, इसमें भी 2 लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो देखो संतुलित हो चुका है, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन 2 हो गया तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे इसको इरेज कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे संतुलित हो गया, देखो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, 2, इस प्रकार से यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपकी समीकरण यहाँ पे संतुलित हो जाती है। अर्थात जब 2 अणु जो है लिए जाएंगे HCl के, 2 अणु लिए जाएंगे यहाँ पे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये आपकी क्रिया करके आपकी सोडियम क्लोराइड और H2O बनेगा। तो यहाँ पे लवण और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 3 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।